हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। चलो इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। 2024 में आप लोग का विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए ये पेपर है। बिल्कुल डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फँसेंगे। ये पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो, आप लोग का ये पेपर है पूरा का पूरा, ठीक है? चलो सबसे पहले इसमें जो आपके एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करते हैं। बाकी बस इतना कहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलो सबसे पहले आप जानते हो कि 20 एमसीक्यू होंगे शुरू में, ठीक है? तो चलो इन एमसीक्यू को पहले सॉल्व करते हैं। देखो ये आपका उपखंड क में आपके फिजिक्स से और इधर आप लोग का कुछ केमिस्ट्री से और यहाँ पे कुछ आप लोग के बायोलॉजी सेक्शन से प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलो पहले इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले ये बायोलॉजी वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो 14 से 20 तक है। क्या है कि मुकुलन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है कि मुकुलन पाया जाता है हमें और ऑप्शन दिया कि प्लानेरिया में, हाइड्रा में। भाई हाइड्रा में, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, ये जनन की एक विधि होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? यानी अगला क्वेश्चन कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का क्या स्रोत है भाई? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर इधर ऑप्शन देख सकते हो कोयला या जल विद्युत ऊर्जा। तो भाई कोयला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जीवाश्म इस ऊर्जा का यही स्रोत है। कई सालों बाद ये मतलब हजारों सालों बाद ये बनता है, ठीक है? चलो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ओके, मादा यानी वही स्त्री, जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका यानी, और उसके बाद ये डी है कि डिंब वाहिनी नली, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन आपका प्रश्न संख्या जो 16 है उसके लिए आपका सही ऑप्शन सी वाला, ठीक है? ये सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुक्रवाहिका, क्योंकि ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बल्कि ये नर जनन तंत्र का भाग है। चलो अगला देखते हैं। और वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो बताओ। तो ये नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है 16 के बाद 17 नंबर की स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई? जैसे पौधों में स्वपोषी पोषण होता है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी और जल भी आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी। तो ये उपयुक्त सभी की सभी, तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है कि प्रचलित रूप से ऊर्जागृह, भाई ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? इसमें माइटोकांड्रिया सही ऑप्शन हो जाएगा। माइटोकांड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18 के बाद 19 नंबर के मानव वृक्क, ठीक है, लीवर का कार्य होता है। क्या कार्य होता है भाई? तो वो होता है उत्सर्जन, ठीक है? उत्सर्जन आप लोग याद रखना सीधे। और ये अगला प्रश्न है कि केवल प्रोटीन के बने होते, केवल प्रोटीन के कौन बने होते भाई? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पायंस या फिर जीन्स, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ये जीन्स, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार हमने ये बायोलॉजी वाले सेक्शन के एमसीक्यू को किया। अब चलो इधर हम लोग ये उपखंड क के जो केमिस्ट्री वाले हैं उनको हम लोग करते हैं और फिर ये हम लोग फिजिक्स वाले करेंगे एमसीक्यू। तो चलो यहाँ क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है? देखो अम्ल क्या होता है? जिसमें H+ आयन हो, जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl, ठीक है? जिसमें क्या होता है? H+ आयन उपस्थित होता है, ठीक है? तो इन तत्वों में से, ठीक है, इन तत्वों में से जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक रहेगी हाइड्रोजन से, ठीक है, वो H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा गैसीय रूप में। तो देख लो इसमें से किसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है। अब आपको इसके लिए सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, या फिर इसका पूरा का पूरा आपको ऑप्शन ही मतलब याद होना चाहिए, ठीक है? तो प्रश्न संख्या जो 8 है, ठीक है, इसके लिए आपका सी जस्ता, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो जब जिंक क्रिया करेगा H2SO4 या HCl किसी से भी, तो यहाँ पे मान लो यहाँ H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसमें से कौन सा था तो अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो वो जस्ता या जिंक, ठीक। चलो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है? इधर आ जाते हैं, इधर ऑप्शन दिया है। यहाँ देखो एकल आबंध, भाई एकल आबंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। चतुष्फलकीय संरचना भी होती है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बांड भी होता है और इतना क्या कोण भी होता है, ठीक है। बाकी ये डबल बांड नहीं होता है, डबल बांड या फिर ट्रिपल बांड ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये होता है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक, हमें धात्विक तत्व के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें से धात्विक तत्व
कौन सा है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसके लिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिथियम ये हम लोग का धात्विक तत्व है। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त यौगिक एथेन, मीथेन, एथिलीन, एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये प्रश्न संख्या हम लोग की 11 है, तो इसके लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एथिलीन। सीधे सीधे इसको याद रखना। ये देखो आप लोग के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में अम्ल क्षारक तथा लवण वाले में शायद, ठीक है। चलो ये क्या है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ओके, असत्य कथन हमें छांटना है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ लेड बनाता है पीबी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे लेड जो ऑक्साइड हो गया वो कार्बन से अभिक्रिया कर लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए कथन दिया हुआ है, चार्ट है। तो इसमें से कौन कौन सा कथन असत्य है? देखो असत्य हमें कथन छांटना है, तो चलो इसको छांटते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सीसा अपचयित हो रहा है, ठीक है। अपचयन होने का मतलब क्या है, ठीक है। आप देखो दो चीजें होती हैं, देखो एक होता है आपका अपचयन, एक होता है उपचयन। एक होता है क्या, अपचयन, और एक होता है आपका उपचयन, ठीक है। अपचयन यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है। और उपचयन मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए एक तरह से, ठीक है। चलो ये दो अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखो यहाँ पीबीओ से क्या, इधर केवल पीबी बच रहा है, यानी यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका आपका अपचयन हो गया, ठीक है। ये लेड ऑक्साइड अपचयित हो गया, लेकिन यहाँ पे सीसा अपचयित यानी लेड केवल, लेड को इंग्लिश में सॉरी हिंदी में सीसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये केवल बोल रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ना कि केवल सीसा अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, यानी यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, तो यहाँ कार्बन का क्या हो जा रहा है, उपचयन हो जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, बल्कि कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये ऑप्शन सही है और ये दो गलत है, फर्स्ट और सेकंड वाले, ठीक है। अब हमें असत्य कथन छांटना था, तो फर्स्ट और सेकंड असत्य है, तो इसमें से छांट लो। देखो यही ऑप्शन में दिया है कि फर्स्ट एवं सेकंड ये आपके असत्य कथन है, तो बिल्कुल ये आपके असत्य कथन हो जाएंगे। चलो ये हमें असत्य कथन छांटना था, अगर सत्य कथन वही होता तो ये इसको इस जो ऑप्शन में ये थर्ड और फोर्थ होता उसको चुनते। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र हमें पूछ रहा है NaOH CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये Na2CO3 ये हो सकता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, यही होगा, ठीक है। चलो तो ये हम लोग का केमिस्ट्री के भी सारे के सारे MCQ हो गए। अब चलो हम लोग इधर जो फिजिक्स के आपके MCQ हैं उनको करते हैं। इधर मैं आ जाता हूँ और फिजिक्स वाले जो MCQ हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। भाई दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखो सबसे पहले तो आंखों में कोई दोष नहीं होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब एकदम रेटिना पे बनता है, ठीक है। और अगर वही, ठीक है, अगर दूर दृष्टि उत्पन्न हो जाए तो रेटिना से दूर, ठीक है, ये रेटिना है, इससे इधर दूर, इधर या रेटिना से दूर कह लो या फिर पीछे कह लो, पीछे प्रतिबिंब बनता है। और निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाए तो रेटिना से इधर निकट या इसके आगे सामने प्रतिबिंब बनता है। तो दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर नहीं, रेटिना से आगे या रेटिना से पीछे, तो रेटिना से पीछे, ये सी वाला आपका फर्स्ट का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो और रेटिना के आगे कब बनेगा? निकट दृष्टि दोष में। आगे देखते हैं अगला हम लोग, ये इस प्रश्न के बाद फर्स्ट के बाद इधर सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। यह क्या है, यहाँ पे देखो कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। भाई अवतल लेंस द्वारा हमें पूछा जा रहा है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, ठीक है। आभासी उल्टा वो छोटा, आभासी सीधा वो बड़ा, आभासी सीधा वो छोटा, आभासी उल्टा वो बड़ा, ठीक है। तो इसके लिए आपका देखो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। एक अवतल लेंस द्वारा जो किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। अगला देखते हैं, अगला थर्ड नंबर प्रश्न क्या है। देखो दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। कई बार इस प्रश्न को मतलब मैं करा चुका हूं, ऐसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है। एक संबंधी 4 इसका आंसर सही होगा। बाकी चलो इसको हम लोग हल भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। 1 मिनट मैं हल भी कर देता हूँ। देखो दो चालक तार हैं, मान लो एक ये आपका चालक तार है, ये, ठीक है,
और एक इधर मैं ले लेता हूँ, एक ये है, ठीक है। अब ये अगर लोहा का है तो ये भी लोहा का है। अगर इसकी लंबाई 4 मीटर है तो सॉरी, इसकी मोटाई 4 मीटर है तो इसकी भी मोटाई 4 मीटर है, ठीक है, क्योंकि व्यास समान बोल रहा है तो वही व्यास मीन्स वही मोटाई, और लंबाई भी दोनों की समान है। अगर ये 20 मीटर लंबा है तो ये भी 20 मीटर लंबा है, यानी सब कुछ समान है, तो दोनों का प्रतिरोध भी समान होगा। अगर इसका प्रतिरोध R है तो इसका भी प्रतिरोध R होगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में चलो इनको जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम RS मैं ले लेता हूँ, बराबर ये हम लोग का R1 प्लस R2, और R1 R2 की जगह पे R ही रखेंगे क्योंकि दोनों का प्रतिरोध समान ही होगा, तो ये बराबर 2R के होगा, ठीक है। यानी हम लोगों ने जब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध हम लोग का 2R आया। आगे देखो कह रहा है कि पार्श्व क्रम में फिर उसे उन दोनों को जोड़ा जाता है। तो चलो पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/R होता है, 1/R, इसको मैं P लिख लेता हूँ जिससे हमें पता चल जाए कि समांतर क्रम है, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। देखो तो 1/RP इक्वल टू 1/R1, तो R1 की जगह R ही, क्योंकि पहले का प्रतिरोध R है, और 1 प्लस 1/R2, R2 की जगह पे भी R लेंगे क्योंकि इसका भी प्रतिरोध R ही है। अब इसको जोड़ते हैं तो ये 1/RP बराबर, अब देखो ये 1 1 2 हो जाएगा और बट्टे ये तो वही रहेगा, ठीक। अब देखो ये RP उधर जाएगा तो 2 गुणे RP RP हो जाएगा, और ये R ये इधर जाएगा तो R होगा, और फिर 2 उसके बट्टे में आ जाएगा, यानी R/2 बराबर ये RP, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RP बराबर R/2, ठीक है। तो यहाँ देखो जब दोनों हम इन तारों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो कुल प्रतिरोध 2R आया, और फिर हम जब इन दोनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध R/2 आया, ठीक। तो यहाँ आगे अब क्या कह रहा है कि मान लो उनको हमने पहले श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजित किया, ठीक है, कर दिए। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा, ओके। जब उनको हमने श्रेणी क्रम में और ये समांतर क्रम में जोड़ा तो उनमें उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो एक ऊष्मा का फार्मूला होता है, ठीक है, ऊष्मा का फार्मूला होता है H इक्वल टू, ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, H इक्वल टू V²/R इंटू T, ठीक है। तो इस फार्मूले से दोनों में अनुपात हम लोग चलो देखते हैं। यहाँ H1 मीन्स जो श्रेणी क्रम वाला है, ठीक है, और बटे में H2 मीन्स हम लोग का जो ये समांतर क्रम वाला है उसको लेते हैं। तो बराबर ऊपर हम लोग का श्रेणी क्रम वाला, तो श्रेणी क्रम वाला V²/R, तो R का जगह कुल प्रतिरोध 2R है तो 2R रखेंगे, लेकिन अभी हम लोग RSC रखते हैं यहाँ पे, कुल प्रतिरोध RSC लेते हैं, ठीक है, और इंटू ये T है तो T, और बट्टे में H2 के जगह पे, और H2 के जगह पे क्या रखेंगे, V²/में R, यहाँ पे R का मान अभी ये रखेंगे R/2, लेकिन अभी RP ही मैं लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कटाने में आसानी रहेगी, और इंटू T है तो इंटू T, ठीक। तो दोनों में ये अनुपात हो गया। अब देखो एक ही समय के लिए दोनों किए जाएंगे तो ये कट गए, उसके बाद ये भाई विभवांतर भी दोनों का समान होगा क्योंकि सभी ये एक ही पदार्थ के सब बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से H1 बट्टे में H2 बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो ऊपर कुछ नहीं है, यानी 1 बट्टे में RS, और होल बट्टे में ये ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और ये बट्टे में RP, यानी 1 बट्टे में RP। अब देखो ये H1 बट्टे में H2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में ये आपका RS जो ये है, और ये ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी RP/1 हो जाएगा, RP/1, तो बट्टे नीचे 1 आ गया तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 1/RS गुणे RP हो गया। अब देखो बराबर 1 बट्टे में RS का मान क्या है भाई, यानी जो श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ा गया था तो कुल प्रतिरोध वो 2R, तो यहाँ पे अब RS के जगह पे यहाँ पे हम लोग 2R रख लेते हैं, और गुणे RP का मान क्या है भाई, समांतर क्रम में जोड़ने पे कुल प्रतिरोध R/2 आया था, तो यहाँ पे हम लोग R/2 ले लेते हैं। ये RR हम लोग का कट गया, तो इस प्रकार ये हम लोग का ऊपर का ऊपर 1, और ये सॉरी ये R कटा 2 नहीं, ठीक है, और ये 2 दूना का 4 हो गया, ठीक। तो इस प्रकार H1 बटे H2 बराबर 1/4, यानी वही हम लोग बोल सकते हैं कि H1 संबंध H2 बराबर 1 संबंध 4, यानी पहले तार सॉरी श्रेणी क्रम में जोड़ने और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो ऊष्माओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, 1 संबंध 4 होगा। इस प्रकार ये मतलब पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक। चलो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग का ये वाला थर्ड वाला प्रश्न रहा, जिसका ये आपका 1 संबंध 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला 4th नंबर प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का तंतु यानी वही फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम का, स्टील का, टिन का या फिर टंगस्टन का। बाकी आप इसका कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो आप, काफ़ी ये फेमस सवाल है, कई बार आप लोग के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बाकी इसका डी ऑप्शन सही होगा, टंगस्टन, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ठीक है, कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है भाई काला, छोटी कक्षाओं से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें दे रखा है, नहीं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी पूछ रहा है, वो कर्तव्य त्रिज्या हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो आधी होगी उसकी भाई 16 सेंटीमीटर होगी, ठीक है।
क्योंकि जो फोकस दूरी एफ होती है r/2 होती है, तो ये 32 है तो उसकी आधी हो जाएगी, 32/2 यानी 16। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में ग्राफ बनेगा। भाई ओम के नियम आप पढ़ लीजिएगा, 6 नंबर में आएगा आपको लोग के एग्जाम में। ओम के नियम के अनुसार धारा और जो विभवांतर होता है उसमें एक सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। तो एक सरल रेखा का, एक सीधी रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। सिंपल, ये आपका पहला वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में ये इसका 20 MCQ सॉल्व किया। बाकी इधर मैं आता हूँ, अब हम लोग देखो MCQ के बाद क्या है, 1 मिनट इधर मैं आ जाता हूँ। अब देखो MCQ के बाद यहाँ अब आपके वर्णनात्मक प्रश्न चालू होंगे खंड बॉम में, और इसमें भी उपखंड क रहेगा और सबसे पहले आपके फिजिक्स वाले पार्ट के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। ठीक है, बाकी इसका देखो डिटेल में आपको सोल्यूशन भी, हमारी एप्लीकेशन है UP MSP स्टडी कर जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एकदम डिटेल्ड में इसका एकदम PDF सॉल्यूशन बेस्ट तरीके से आपको मिल जाएगा। मैं लॉन्च कर रहा हूँ 1 दिसंबर को एज अ कोर्स टाइप का। ठीक है, लक्ष्य बैच, जिसकी एक मिनिमम प्राइस भी रहेगी, क्योंकि इसको यार लिखने में इसका सॉल्यूशन बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो एक एक फिगर भी इसमें देख रहे हो, इस मतलब ये इसका ये कितना खतरनाक फिगर है, इसको आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, सब कुछ ही है। ठीक है, तो इसलिए एक मिनिमम प्राइस कुछ रहेगी। ठीक है, तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी चलो आगे के हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।